मगाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जब दुश्मन किले के दरवाजे तक पहुंच जाए तो सिर्फ पहरा सख्त करना काफी नहीं होता, बुनियादों की कमजोरियां भी दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त इसी दोहरे इम्तिहान से गुजर रहा है। एक तरफ जंग की आग भड़क रही है तो दूसरी जानिब निजाम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक समत बंदूक की गूंज है तो दूसरी समत इस्लाहात की सदा। ऐसे में रियासत के सामने सवाल सिर्फ दहशतगर्दी का नहीं बल्कि अपनी दाखिली मजबूती का भी है। इसी पस मंजर में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक ऐलान किया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हो चुका। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, हथियार डाल दें या अंजाम के लिए तैयार रहें। उनका कहना था कि रियासत अपनी रीढ़ पर कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि जब वतन की सरजमीन खून से सींची जा रही हो तो कमजोरी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मगर असल सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ महाज की फतह ही हकीकी कामयाबी कहला सकती है? अगर घर की दीवारें अंदर से खोखली होने लगे तो बैरूनी हमला आवर से बचाव भी कितनी देर मुमकिन रहता है? शायद इसीलिए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वो आईना सामने रखा जिसमें पूरा निजाम अपनी असल सूरत के साथ दिखाई देता है। उनका कहना था कि मौजूदा निजाम अपनी आफादियत खो चुका है, इस्लाहात नागुज़ीर हैं, नए इंतजामी यूनिट्स वक्त की जरूरत है और इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किए बगैर मसाइल का बोझ कम नहीं होगा। मगर उनके खिताब के सबसे फिक्र अंगेज पहलू वो था जब उन्होंने कहा कि नौजवान सिर्फ रोजगार और मौके चाहते हैं लेकिन हम उन्हें ये बुनियादी हक भी नहीं दे पा रहे। फिर उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये काकरोच इकट्ठे हो गए तो सब कुछ उलट सकता है। गोया महरूमी की चिंगारियां अगर एक शोला बन जाए तो ईवानों की दीवारें भी उनकी तपिश से महफूज नहीं रहती। यही वजह है कि मोहसिन नकवी की बात महज एक तकरीर ना रही बल्कि एक कौमी बहस बन चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए इंतजामी यूनिट्स और मजबूत बल्दियाती निजाम को मुस्तकबिल की जरूरत करार दिया। अब्दुल अलीम खान ने हर सूबे को 3 इंतजामी हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ पेश की है, जबकि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने हुकूमत पर तनकीद के बावजूद इस मौक़िफ़ की तायद की कि अगर इंतजामी इस्लाहात ही इस बोसीदा ढांचे को सहारा दे सकती हैं तो फिर ताखीर की गुंजाइश नहीं। दूसरी जानिब सियासत का मंजरनामा भी तेजी से बदल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात के लिए PTI को इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उन इल्जामात को रद्द कर रही है और बढ़ती हुई तलखी के बाद दोनों इत्तेहादी जमातें मुफाहमत की मेज पर आन बैठी हैं। अब सवाल तूफान के होने का नहीं, सवाल तो ये है कि क्या कश्ती चलाने वाले वक्त पर अपनी हिकमत अमली बदलेंगे और बिखरते हिस्सों को जोड़ेंगे या हालात को अपना रास्ता खुद बनाने देंगे? हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे शकील करार साहब और असगर चौधरी साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरदार फैजान और डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का सर वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का आगाज इस वक्त शकील करार साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। सर, DGISPR ने सिर्फ आज वाजे किया है कि दहशतगर्दों के लिए सिर्फ हथियार डालने का रास्ता बचा है वरना उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। सर, आपके ख्याल में कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप का इस सख्त और दो टुक मौक़िफ़ एक मरतबा फिर हमारे सामने आया है, इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। ख़ास तौर पे अफवाह साज फैक्ट्रियाँ इन हालात का फ़ायदा उठा के और जो बैरूनी फंडेड ख़ास तौर पे हमारे असली दुश्मन भारत की जानिब से इस प्रोपेगेंडे को हवा देने के लिए करोड़ों रुपए माहाना खर्च किए जाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि दुनिया को ये बताना कि ये एक दहशतगर्द रियासत है और दहशतगर्द यहाँ पर ओपन फिर रहे हैं और जिसको चाहे वो उठा लेते हैं, जिसको चाहे वो मार देते हैं। कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ख़ास तौर पे दो हमारे सरहदी सूबे बलूचिस्तान और KPK, जहाँ ये बताने की कोशिश की जाती है कि इन दो सूबों में अमन नहीं है और किसी भी इलाके में कहीं पर भी कोई भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं। तो ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या हक़ाइक़ को सामने ला के, अब तो खैर हमारी जो फ़ौज है इंटेलिजेंस बेस जब ऑपरेशन करती है तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग करती है। हत्ता कि अफ़गानिस्तान में जब दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए थे तो उसकी भी बाकायदा उसकी फुटेज मौजूद थी ताकि लोगों को बताया जा सके, दिखाया जा सके कि क्या कार्रवाई किस तरह हुई है। अब तो खैर ये रवाज पूरी दुनिया में चल पड़ा है। अगर आप अभी हालिया ईरान इसराइल अमेरिका की जंग देखें और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हुई और जो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो जंगी हालात बने, तो इन तमाम तर की जो रिकॉर्डिंग है, जो चीज़ें रिकॉर्ड होती थी फ़ज़ाओं में हो रही हैं, तो वो दुनिया को एक नया मैसेज होता है दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये हालात थे कि हमें इस तरह कार्रवाई करना पड़ी। और ख़ास तौर पे जो ड्रोन्स आ चुकी है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आप देखें कि दुनिया भर में
किस तरह इस्तेमाल हो रही है, हत्ता कि रूस और जो यूक्रेन की वार है, तो अब वो मिसाइल से हट के पहली प्रायोरिटी जो है वो आ चुकी है ड्रोन्स अटैक। ड्रोन्स अटैक से पहले उसी ड्रोन के ज़रिए बाकायदा जो अपना मुखालफ होता है उसकी ट्रैकिंग की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी मूवमेंट को चेक किया जाता है। अभी भी हालिया बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द थे उनको पहाड़ों में किस तरह तलाश किया हमारी एजेंसीज ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कि पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे जो सुराख है उसके अंदर अपना वो उनकी रहाइश थी, वहाँ अपना उनके ठिकाने थे। उसके बावजूद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ को तलाश किया बल्कि उनको उनके जो अंजाम है उस तक उनको पहुँचाया। तो ये मामूली काम नहीं होता है, इसमें पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा सेटअप चल रहा होता है और एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बर वक्त इस्तेमाल और ठीक तरीके से इस्तेमाल ही आपकी कामयाबी का ज़ामिन होता है। तो इस तरह DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बताया कि अब तक देखें ना, उन्होंने बताया कि 40,000 जो है वो ऑपरेशंस छोटे बड़े मुख्तलिफ इलाकों में किए गए और 819 के बाद उन्होंने बताया कि जवान शहीद हुए, जबकि 2000 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो 2000 दहशतगर्द का मतलब है कि 2000 के पीछे कम से कम 8-10 हज़ार लोग तो होंगे जो उनके सहूलतकार हैं या जो उनको माली सपोर्ट दे रहे हैं, उनको दहशतगर्दी के लिए असलाह और बारूद फराम करते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क होता है, तो उनकी भी तलाश जारी है और उनकी भी गिरफ्तारी ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द जिसने दहशतगर्दी करके अपने आप को हलाक कराना है या पकड़ जाना है, लेकिन उसके पीछे जो सहूलतकार है वो जिंदा होते हैं, खुफिया होते हैं, उनको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो किसी और की सहूलतकारी ना कर सके। तो इसलिए जो हमारे अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो काली भेड़ें मौजूद हैं, इस मुल्क के दुश्मन मौजूद हैं, उनका सफाया मैं तो समझता हूँ कि जितने कम से कम टाइम में, जितने कम से कम नुकसान करा के होना चाहिए, वो खुद तौर पर होना चाहिए और उनकी जड़ें ख़त्म कर दें। जो सहूलतकार है उनकी जड़ें खत्म होनी चाहिए ताकि तो कोई जुर्रत ना करे कि पाकिस्तान में। चले सर, बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। इसका चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, हमने काफ़ी टाइम के बाद कल देखा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को। इससे पहले कुछ मुलाकातें भी उनकी हुई हैं, जैसे जमाते इस्लामी के कुछ मेंबर्स थे, उनके साथ भी सर मुलाकात जो है वो सामने आई। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के साथ भी एक उनकी मीटिंग होती है और उसके बाद जब वो मंजर आम पर आते हैं तो फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं उस पर सर खुशी भी महसूस होती है कि फर्स्ट टाइम जो मुल्क की हालात है इस वक्त, जो हमारे नौजवान के हालात है, ये जो हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, उस पर सर बात की गई है। वो कह रहे हैं कि कोई माने या ना माने मौजूदा निज़ाम जो है वो नाकारा हो चुका है। सर, मोहसिन नकवी साहब भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, इतनी बड़ी बात कह देना, किस नज़र से देख रहे हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया काशा। देखें, मोहसिन नकवी साहब ने कल जो गुफ्तगू की और फिर आज जो वो मौजूद बहस है शहर में, ख्वास से लेके आम शहरी तक, उसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही और हर एक अपना उसके ऊपर तजिया दे रहे हैं। कुछ तो हमें ये भी सुनाई दे रहा था कि लगता है जी कि हुकूमत का चल चलाओ शुरू है। इतनी जल्दी हुकूमतों का भी चल चलाओ नहीं होता है। कहा जा रहा है सितंबर तक हो सकता है कि तख्ता ही उलट जाए। हाँ जी बिल्कुल, बातें बहुत सी हो रही है ना, हर एक खुश हो रहा है। अच्छा, एक जुमला है ना कि देते हैं धोखा ये बाजीगर कैसे कैसे। आकाशा, 2002 की मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर जमाली साहब थे मरहूम, और जब उन्होंने अपना ओथ लिया, जब मुंतखब हुए वो पार्लियामान से, तो जो उनकी तकरीर थी आज भी अगर वो निकलवा के आप सुन लेना तो तकरीबन मसाइल ही मसाइल थे। उसके बाद जनाब 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, वो वज़ीर आज़म बने, उनकी भी जी बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का, कुछ रहा ही नहीं, हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं। 13 में मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी जैसे ही पार्लियामान से मुंतखब हुआ अपनी पहली तकरीर में ऐसी ही थी। 18 में वो हमारे कप्तान साहब हैं जो आजकल अडयाला जेल में हैं, उनकी तकरीर भी यही थी कि चोर और डाकू सारे लूट के खा गए। फिर जब दोबारा आए शहबाज शरीफ साहब 2022 में, तो वो भी थे ख़जाना खाली और हम डिफ़ॉल्ट होने लगे। और आज मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है। अच्छा, ये आसरा किसको देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी सी इसकी भी वजाहत कर देते। आप तो कहते हैं कि काकरोच निकल आए तो कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा, आप उसे यूथ भी कह सकते थे, लेकिन चले
एक मुज़ाहमत सर, का नाम आजकल काकरोच, काकरोच, हाँ। मुज़ाहमत का नाम ट्रेंड में है ना ये काकरोच काकरोच, जी इस बिल्कुल। वजह से। तो आपने अच्छा वाला दिया है लेकिन आपको अभी फिक्रमंद होने अच्छा, की जरूरत डरा नहीं है। किसको रहे हैं, किसको, मतलब ये अपने आप हुकूमत को डरा रहे हैं, अपने लोगों को डरा रहे हैं। हाँ ना सर, इस निजाम का हिस्सा है वो। सियासतदानों के जी हम आए सारे मिलें, आए एक छत के नीचे फिर बैठते हैं और उस छत के नीचे बैठ के फिर हम अगले 50 सालों की प्लानिंग करते हैं कि हमने इस कौम का बेड़ा गर्क किस तरह करना है। हम इनका पहला जो पसीने की कमाई खाते थे, फिर हमने इनका खून निचोड़ना शुरू कर दिया, अब हम इनकी हड्डियों का गोदा निकाल रहे हैं। आए मजीद प्लानिंग करें। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आकाशा, सर डिसअपॉइंट तंग आमद बजंग आमद, ये जिसे वो काकरूच कह रहे हैं ना, मेरी जो मुल्की सियासी पार्टियां हैं, चाहे मजहबी पार्टियां हैं, मेरा उनके ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है उनसे कि कोई निकलेगा। मेरी उम्मीद सिर्फ एक लेबर यूनियंस, लेबर तंजीमों से है, जो मजदूर हैं। जो जर्नलिस्ट तंजीमें थी वो भी बस इसी कबील में आ चुकी हैं, हुकूमती कबील में, ठीक है। और पीछे रह गए आपके पास स्टूडेंट्स। और अगर वो स्टूडेंट्स निकल आए जिस रोज, चाहे वो 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, आप देखिएगा काफ़िला बनता रहेगा। सिर्फ हमें थोड़ा सा एक ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इख्तलाफ हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, मुल्क को गाली ना दें, अपने अदारों को गाली ना दें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें कि गुर्बत है तो क्यों गुर्बत है। आए आज नौजवान उठें, सिर्फ ये बात कर दें कि आप 1 पॉइंट हमारा एक मुतालबा है कि सरकारी जो अफसरान हैं उनकी मराहत ख़त्म कर दें, आम शहरी के बराबर कर दें, तो मेरे ख्याल में पूरी कौम उठ के उनके पीछे आ जाएगी। उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम को मैं सिस्टम कह रहा हूँ। आकाशा, ये रावल डैम है, इसका जो कैचमेंट एरिया है, जगह जगह के ऊपर वेस्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है। किसने ठीक करना है? इसी सिस्टम ने ठीक करना है ना, जिसके सरबराह जनाब वज़ीर दाखिला साहब खुद हैं। और दूसरी मिसाल बिल्कुल पड़ोस में ही है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का जो एक नगरी टुटियाल का पुल है नदी अरो के ऊपर, एक साल में 4 मरतबा, सिर्फ पाकिस्तान के हालात सही करने की बात सर, मैं पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ सिर्फ। नहीं सर, ये एक साल में 4 मरतबा वो पुल आ जाते हैं सर, पाकिस्तान को आप सुने तो सही ना। नहीं सर, मैं आपकी तरफ ये शकील करा 4 मरतबा पुल बना है, उसका आर्जी पर रास्ता चले चौथी मरतबा फिर वो बारिश पे बह गया। चले सर, पाकिस्तान तो को एक मरतबा फिर कौन है मुझे ये बता दें। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, ये सवाल मैं आपसे कर नहीं पाई थी सर, ये निज़ाम चलता रहा तो हम 10 साल बाद भी इन्हीं मसाइल पर ही बात कर रहे होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिस्टम को रीसेट किए बगैर मसाइल का हल जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो सर रीसेट किसने करना है? आप भी तो निज़ाम का, हाँ आप भी तो निज़ाम का ही हिस्सा है, तो किसने ये करना है? आकाशा, हमारे यहाँ ये बात याद रखें कि सियासत में हमेशा दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। जो असल गेम होती है वो कभी भी उस पर बात नहीं होती, जी हो रही है। आप ये देखें ना कि पिछले 2.5 साल में वज़ीर दाखिला ने ये पहली मरतबा ऐसी बातें की। बिल्कुल, हम उनको कवर करते हैं रेगुलरली, तो हमें पता है कि उनका मिजाज क्या है और कितने सख्त सवाल करें और किस तरह वो जवाब देते हैं, हम उनके मिजाज को समझते हैं। उनका कल की जो तकरीर थी, उस हवाले से एक खुसूसी मैसेज जारी हुआ था इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से मीडिया को कि वो शाम को इतने बजे अहम तकरीर करेंगे। अहम पे जोर दिया गया था और ऐसा मैसेज कभी पहले जारी नहीं हुआ। हमेशा ये होता है कि जी वो मीडिया से बातचीत करेंगे या जो भी होगा टॉक करेंगे। तो कल उनका बाकायदा वो तैयारी करके आए थे और उनको तैयारी करके भिजवाया गया था, तैयारी करवाई गई थी। ये उनकी अपनी ज़ुबान नहीं लगती है, उनकी अपनी ज़ुबान नहीं है, ये किसी और का मैसेज था। और मैसेज के जो बातें हैं उसके अंदर मैसेज का जो असल मफहूम है वो मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा पूरी कौम के कि वो असल में क्या था। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोई मिनिस्टर इतनी ओपनली बात प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके और बाकी जो लोग हैं उनका नाम लेके और चीज़ों को स्पेसिफिक इतनी क्लियर बातें करे और उसको कोई रोकने वाला ना हो। इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा करीब जो है वो मोहसिन नकवी को कहा जाता है कि वो जितने पावरफुल मिनिस्टर हैं, इतना माजी में तो इंसार भी नहीं थे जितने पावरफुल मोहसिन नकवी हैं। तो उनका ये मैसेज दर हकीकत उसके पीछे कोई और पैगाम है जो जहाँ तक उन्होंने पहुँचाना था वो पहुँच चुका है। अब हम यहाँ बैठे खाली तबसरे करते रहेंगे। जिन्होंने अपना काम उनसे लेना है वो काम ले रहे हैं और वो उस काम का आगाज़ जो है वो कर चुके हैं और अगले चंद दिनों में असल जो बात है वो सामने आ जाएगी कि ये बातें इन्होंने क्यों की थी
और उसके मकासद क्या थे। चलें। सियासतदान तो इस तरह का तबसरे कोई भी नहीं करता। हम आगे के मीडिया को उन्होंने एक नई एक वो दे दिया, रास्ता दे दिया कि अगले चंद दिन तक आप इन्हीं के अल्फाज को घुमा फिरा के काकरोच जो भी कह के उसको आप घुमा फिरा के अपने तबसरे करते रहे और मीडिया आवाम की जो तवज्जो है वो इस तरफ मोड़ दे ताकि लोग पूछे ही ना कि असल हक़ाइक़, असल मसाइल। जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं वो बात ठीक कर रहे हैं। आप बात कर रही हैं कौमी सतह की, वो बात कर रहे हैं इलाकाई इदारे, हर चीज़ अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है। और ख़ास तौर पे देख रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद जो है वो डिपेंड कर रहा है रावट डैम के ऊपर। जो पानी हम पीते हैं वो किस हाल का पानी है, पीने के काबिल नहीं है। तो चीज़ों जो भी हैं आवाम की मसाइल है वो अपनी जगह मौजूद है और इस तरह रहेंगे। और सियासतदान बेवकूफ़ बनाते रहे और बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। मैं समझ रही थी कि हमें सिर्फ असगर चौधरी साहब डिसअपॉइंट कर रहे हैं तमाम तर चीज़ें जो कल हुई हैं, लेकिन शकील करार साहब आपसे भी सर ये वाली उम्मीद नहीं थी। वैसे थोड़ी सी आपकी तरफ आऊंगे सरदार फैजान साहब। हक़ाइक़ से क्यों भाग रही है काशा? सर नहीं भाग रही, मैं कोई चाह रही हूं किसी ने मुल्क की बात की है तो उस पर हम भी बात कर लेना। आप मुझे बताएं ना सर, हमारे नौजवानों की बात है कि 2000 से गुजारा नहीं है, आपके लैपटॉप की जो स्कीम था उससे कोई गुजारा नहीं है, अब उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो उन्होंने हक़ाइक़ थे ना वो बयान करके बड़ा मैसेज दिया है हुकूमत को। हुकूमत के अंदर रहते हुए बंदा हुकूमत को मैसेज दे रहा है, ये नहीं सही से डिलीवर कर पा रहे तो साइड पे हो जाना चाहिए। कितनी अजीब बात है। अगर वो इस निज़ाम से तंग है, इस सिस्टम से उनको खराब नजर आता है तो खुद छोड़ देना। क्यों नहीं छोड़ते अपना ओहदा? वो चिमट के बैठे हुए पीसीबी में बैठे हुए, वहीं बैठे हुए, क्यों नहीं छोड़ते? मुझे राना सनाउल्लाह साहब की एक बात याद आ गई कि मोहसिन नकवी साहब का बहुत ही ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो वजीर दाखिला बन गए, नहीं तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपको पॉइंट आ चुका है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। एक मिनट फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सरदार फैजान, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मजीद वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का जो बयान है उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सर कुछ इंतजामी यूनिट्स और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतली को वक्त की एक अहम ज़रूरत इस अक्सर करार दिया है और कहा जा रहा है कि सूबों में ही बहुत सारे और सूबे जो हैं वो बन सकते हैं। कितना खुशाइंद समझ रहे हैं आप इस बात को भी, या आने वाले वक्त में ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने भी आएंगी, होता नजर आता है या नहीं? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। हम गुज़िश्ता चंद दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लोग को कुछ कॉलम्स भी मैंने पढ़े, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्शल लगने वाला है, कुछ क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तौर पे ऐसी कोई चीज जो है वो सामने नजर नहीं आ रही कि मार्शल की तरफ ये मुल्क जा रहा है। अलबत्ता मेरी कुछ असेसमेंट हैं। मुझे क्या लगता है कि एक रेफरेंडम जो है उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब का अगर हम बयान देखें तो वो रेफरेंडम जो है अब होता है नहीं होता, उसमें कुछ लगता ऐसे है कि आवाम की राय ली जाएगी और आवाम की राय जो है इन दो पार्टियों पे मुसल्लत की जाएगी। अब ये रेफरेंडम जो है वो फॉर्म 47 वाला होता है या रियल रेफरेंडम होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन बज़ाहिर तौर पे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ रेफरेंडम की तैयारियां चल रही हैं और वो वक्त जो है वो सामने ले आएगा। और सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता दिनों एक नक्शा जो है वो पाकिस्तान का सामने आया है जिसमें पंजाब के 6 सूबे बनाए गए हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न पंजाब, सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ सेंट्रल पंजाब, इसी तरह सिंध के जो हैं 3 बनाए गए हैं, बलूचिस्तान के 5 बनाए गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 4 दीगर सूबे जो हैं बनाए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को वैसे ही छोड़ा गया है। लेकिन अब अगर ये सूबे बनाए जाते हैं तो पहले इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे। बज़ाहिर तौर पे अभी अगर सूबे बनाए जाते हैं तो आपकी कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ सब डिज़ॉल्व हो जाएंगी। दोबारा से अदलिया जो है आपकी दोबारा नया सिस्टम जो है आपको लाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी का नया सिस्टम जो है वो आपको लाना पड़ेगा। फायदे कुछ इस तरह होंगे कि अगर सूबे बनते हैं तो हर सूबे में अपनी इंडस्ट्रियां लगेंगी, लोगों के मसाइल जो हल होंगे, इंसाफ जो है वो फौरी मिलना शुरू हो जाएगा। अब कुछ पाकिस्तान में पंजाब में और सिंध ने जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है। अगर हम तारीख में देखें तो सिर्फ ये पाकिस्तान में सूबों की बात नहीं हो रही। जिस टाइम पे भारत बना था तो उस टाइम पे उसकी आबादी 34 करोड़ थी और 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे।
अब 1.5 अरब आबादी है, 28 सूबे हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं। इसी तरह चीन के एडमिनिस्ट्रेटिव 6 सूबे थे, अब 34 हो गए हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हो चुके हैं। कनाडा के 4 थे, अब 10 हो चुके हैं। ईरान के 23 थे, 31 हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये सूबे बनाने में हमारे ये दो पार्टियों को बज़ाहिर तौर पे ये लगता है कि उनकी जो पावर है, उनका जो कंट्रोल है, वो तमाम जो है वो खत्म हो जाएगा। देखें, इस टाइम पे पाकिस्तान में जो चीज भी आती है, हर कोई कहता है कि कौमी असम्बली अगर आपने जीतनी है तो पंजाब जीत जाए, और पंजाब में अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आपके पूरे पाकिस्तान में जो है वो कंट्रोल हो जाता है, आप कौमी असम्बली को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये पावर्स, ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो हैं, ये नहीं चाहते। अलबत्ता नून लीग ये चाहती है कि सिंध में जो है वो सूबे बन जाए, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमारे सूबे को छोड़ के पंजाब में दीगर सूबे जो है ये बनाए जाएं। हम अगर अपने मुल्क को छोड़ के एक दूसरे की भलाई चाहते हैं तो अगर हम अपने मुल्क की तरफ नजर डालें, पाकिस्तान इस टाइम पे ह्यूमन इंडेक्स के आलमी इशारियों में 193 में से 198 नंबर पर आ चुका है। स्टेबल डेवलपमेंट गोल्स में 140 नंबर पर आ चुका है। कानून की बालादस्ती वाले मुल्कों में 129 नंबर पर है। ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स में पाकिस्तान जो है 129 मुल्कों में 109 नंबर पर मतलब हर तरफ सर इस्लाहात की जरूरत है। मतलब सेंचुरियां, हर जगह पर सेंचुरियां हमने पूरी की हुई है। जी, पाकिस्तान का आप पासपोर्ट देख लें कि कौन से नंबर पर चल रहा है। कुछ जंग ज़दा ममालिक जो हैं वो हमसे पीछे हैं। बाकी सर कहीं पे भी हम कम पे राजी नहीं हुए ना, किसी भी शोबे में हम कम पे राजी नहीं हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदार फैजान, आपका पॉइंट आ चुका है इस वक्त। क्या सवाल वो ये है कि क्या जितनी सियासी जमातें वाकई नए सूबे बनाने के लिए संजीदा हैं, या सिर्फ अवामी तवज्जो मौजूदा मौशी और सियासी नाकामियों से हटाने का एक मरतबा फिर एक नारा जो है वो सुना गया है। अली इमरान साहब, वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। सर, क्या ये जो बातें हो रही हैं कि एक छत के नीचे सबको बैठना होगा, अगर पीटीआई को देखते हैं कि मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर मौका दिया जाता है तो क्या पीटीआई इस चीज पे राजी हो जाएगी? तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जरा मुझे बात करने का थोड़ा सा ज्यादा मौका दीजिएगा। जी सर। क्योंकि आज का जो इशू है बड़ा सेंसिटिव है। देखें, जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई, तो उससे पहले उन्होंने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर एक बात की थी जलसे में, और उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त मुल्क की जो शरह नमू है वो 6% है, और अगर मुझे निकाला गया तो ये मुल्क दोबारा संभलेगा नहीं। तो वो बात आज आपको साबित होती नजर आ रही है कि आज उन 4 साल जो गुजरे हैं उसका बरमला कल जो है इजहार भी किया मोहसिन नकवी साहब ने, और इसको कबूल भी कर लिया कि ये सिस्टम खारा हो चुका। अगर ये वज़ीर आज़म चाहें भी तो 22 घंटे भी काम कर तो ये सिर्फ फायर फाइटिंग होगी, बल्कि ये सिस्टम आगे नहीं जा सकता। और 10 साल बाद ही हम यही बात कर रहे होंगे। जब ये 4 साल पहले हम आपको ये बात कर रहे थे कि ये चले हुए कारतूस हैं, इन लोगों ने आजमा लिया, ये पिछले 50 साल से पाकिस्तान की जितनी भी तबाही हुई है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, तो उस वक्त आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? और इस पाकिस्तान की आवाम को 4 साल किस चीज़ की आपने सजा दी? आज मोहसिन नकवी साहब जिस सिस्टम का हिस्सा है, हमें भी पता है और आपको भी पता है, अगर वो सिस्टम ये समझता है कि ये लोग काम नहीं कर सक रहे, वज़ीर आज़म नाकाम हो गए, ये सिस्टम नाकाम हो गया, इकानमी खराब हो गई, तो फिर 4 साल पहले इनको लाने से पहले सोचना चाहिए था कि जब आप इनको एयरपोर्ट पर लेकर आए, इनके बायोमेट्रिक करवाए, इनको हुकूमत दी गई, तो आपको उस वक्त नहीं पता था कि ये चले हुए कारतूस हैं और ये काम नहीं कर सकेंगे। आज जो रोजाना रोना हम यहाँ पर बैठकर आकाशा रोते थे, कल मोहसिन नकवी ने उस पर अपनी एक मोहर साबित कर दी कि ये वाकई नाकाम लोग हैं। सिर्फ चंद हजार नौजवानों को देने से डॉक्टर साहब वो तो इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं कि बेड़ा आप गर्क करके गए थे। सर वो अगर हमने कोई बेड़ा गर्क किया था तो सर उसका कंपैरिजन ले लें। हमारे दौर में $170 का बैरल था और हम ₹150 लीटर दे रहे थे, डॉलर $170 का था। वो यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी समझ रहे हैं कि इसी वजह से मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने लगा था सर। अच्छा, वो यही इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। अच्छा,
अच्छा, उस वक्त मुल्क जब हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे थे, 150 रुपए लीटर दे रहे थे, तो मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट नहीं हुआ। आज आप 325 साढ़े 300 रुपए ले रहे हैं, तो आज कौन सा मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ? उन्होंने कह जो दिया कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका, ये तबाह हो चुका, ये खत्म हो चुका, ये नाकाम हो चुका, तो खुद तो वो इस बात का इकरार कर रहे हैं। हमने तो कभी इकरार नहीं किया था इस मुल्क, ये मुल्क नाकाम होगा। हमने कहा ये मुल्क खड़ा हो रहा है। हमने हर शख्स की जेब में 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड भी डाला था। कोरोना होने के बावजूद भी मुल्क 6% की शरह नमू की तरक्की की GDP 6% से ऊपर जा रही थी। तो तबाही का इजहार तो ये करें, इन पे बात करें ना। हमें तो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि तबाह हो रहा था। आज आप बात कर लेते इसी सिस्टम के ऊपर। आकाशा देखिए, जब आप बार बार आजमाए हुए लोगों को लेकर आएंगे, जब बार बार उन लोगों को लेकर आएंगे, देखिए आकाशा, मैंने पहले भी एक दफा, मुझे याद है, मैंने आपके शो पे एक बात की थी कि देखिए ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, इस सिस्टम को चलाया कैसे जा रहा है। देखिए ये वो लोग हैं जिनके प्राइवेट बिजली कर रहे हैं, ये वहां से पैसा कमाते हैं, ये अपना पैसा बैंकों को देते हैं, बैंक से इनके अपने हैं, वो बैंक हुकूमत को कर्जा देते हैं, उन कर्जों के ऊपर हुकूमत चलती है, फिर लोग वो कर्जा अदा करते हैं। तो होता क्या है, इनके जो ठिब्बे खड़ेबे बच्चे हैं, देखें जिनकी शक्लें आप देख लें, जो मैट्रिक पास भी नहीं है, वो अरबों खरबों रुपए में खेलते हैं। और अब कसम पुरसी देखें इस कौम की कि आज इस कौम का हर बच्चा सफर कर रहा है। और फिर एक मोहसिन नकवी साहब ने एक और बात की जिससे मैं जाती तौर पर इख्तिलाफ करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर ये काकरोच बाहर निकल आए तो ये सिस्टम को लपेट देंगे, ये सिस्टम को पलट दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिस्टम में कहीं ये भी खदशात है, अगर अवाम निकल आई बाहर और उन्होंने अगर इस सिस्टम को चैलेंज कर दिया, तो शायद सिस्टम के पास इतनी सकत भी नहीं होगी कि वो इसका संभाल सके। वो क्यों उन्होंने कहा? वो इसलिए कहा आकाशा के 4 सालों में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1 की नहीं आ सकी। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह, रियल एस्टेट तबाह, आपकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल यूनिट से वो भी तबाह हो गए। आज जब कल आपने एक समिट के अंदर, इकोनॉमिक समिट के अंदर बैठ, जब मोहसिन नकवी साहब ने तकरीर की, तो ये आप ये ना समझिए कि ये तकरीर कोई मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे, ये तकरीर वो सिस्टम कर रहा था जो 4 साल को लाया। अब उस सिस्टम ने कोशिश तो की, इनको धक्का तो लगाया, और जैसे एक ट्रैक्टर के पीछे रस्सा बांध के गाड़ी को खींचा जाता है, लेकिन उस गाड़ी के अपने रिंग पिस्टन भी तो चलते हो, उसकी बैटरी में भी तो कोई सकत हो। जब ये लोग इतने करप्शन में लिचड़े हुए हैं कि इन्होंने हर चीज अपने काबू में कर ली, जिसको हम लीड कैप्चर कहते हैं। आकाशा, आप बैंक देखें किसके हैं, आप शुगर मिल्स देख लें किसकी हैं, आप टेक्सटाइल मिल देखें किसकी है, पाकिस्तान की प्राइम जो रियल एस्टेट है वो किसकी है, इवन मुर्गियों की खाद तक जो बनाई जाती है वो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली है। अगर आप इस मुल्क की किसी भी ऐसे सेक्टर को देखें जहां से पैसा आने का पोटेंशियल है, तो वो इनके कब्जे में है। जब सारी चीजों पर इनको कब्जा करवाया गया और आज उस कब्जे के थ्रू ये पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो अब शायद सिस्टम ने ये रियलाइज कर लिया कि तो शायद काकरोच बाहर ना निकल आए। लेकिन इसका एक आज मोहसिन नकवी साहब ने एक और बात की कि आप चाहते हैं कि PTI भी आ जाए। सवाल PTI के, आपने हर जमात आपके साथ इस वक्त खड़ी है। अब नाम तो सर आपके बगैर गुजारा नहीं है ना उनका। तो यही तो बात मैं कहता हूँ ना, ये बात तो 4 साल से हम आपको समझा रहे थे। आप जितना मर्जी मशीनरी ये प्रोपेगेंडा कर लें, ये कह लें, लेकिन हर बंदा डीप डाउन ये जानता है कि वजीर आजम इमरान खान के दौर में ये मुल्क तरक्की भी कर रहा था, लोग आगे भी बढ़ रहे थे, तालीम का निजाम भी ठीक था, इंडस्ट्री काम कर रही थी। फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिलों को मजदूर नहीं मिलते थे। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, मैं उस वक्त सिस्टम का हिस्सा था और मैं उसको बड़े क्लोजली वाच करता था। उस वक्त का जो वजीर आजम है और उसकी पूरी काबीना, आज देख लें आकाशा के पूरी काबीना और वजीर आजम इमरान खान, ये तो कंकॉक्टेड एंड फ्रिवलेस और फॉल्स केसेस बनाए गए हैं, ये आपको भी पता है। सर अब तो सब आपकी बातें कर रहे हैं, आपके साथ इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आपके साथ एक जगह पे बैठा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सर बिलावल भी कश्मीर में शफाफ इलेक्शन के लिए PTI को इत्तेहाद की पेशकश सर कल कर चुके हैं। कितना खुशाइन समझ रहे हैं? क्या PTI के लिए कुछ नया होने जा रहा है, कुछ सोचा जा रहा है आप लोगों के भी बारे में? अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम जीत कर आए थे तो यही पीपल्स पार्टी की पहली कोशिश थी कि ये हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन हमने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि हम जेल जाना मंजूर है, हमें तकलीफें काटना मंजूर है, हमें FIR झेलना मंजूर है, लेकिन हम इन करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। क्यों? कि पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से तवक्को करती है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंशाअल्लाह। सर आज आप हुकूमत, आज बानी PTI बाहर आ जाते हैं, आज दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, आप लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं, सर इन्हीं पार्टीज के जो कारकुन होंगे, जो लोग होंगे, आप उन्हीं को उठा के अपनी पार्टी में लेकर आएंगे और फिर हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे।
आकाशा देखिए, एक गलती मोमन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। हमने ये तजर्बा करके देख लिया कि शायद ये लोग जो इनके साथ थे वो कॉम्पिटेंट लोग थे, जिन्हें हम कॉम्पिटेंट समझते थे, पाकिस्तान की आवाम भी समझती थी कि शायद ये लोग इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन इन लोगों का जो हवस है ना आकाशा, वो कब्र की मिट्टी भर सकती है, इनके पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। ये सारे लालची लोग जिनके अपने छोटे छोटे मफादात हैं, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नायब तहसीलदार चाहिए, किसी को पुलिस में ASI भर्ती करवाना है। लेकिन उस तनाजुर में अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान का क्या हाल हो गया आकाशा। आज इस मुल्क के अवाम रोटी से जो है वो मजबूर हो चुके हैं। और कल मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान आपका जो नौजवान है अब वो उसको लिए रोजगार मुहैया नहीं है। तो रोजगार किसने मुहैया करना था? मुल्क में सनत किसने लगानी थी? मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसने लेकर आनी थी? इन लोगों ने जो ये कहते थे, इस शहबाज शरीफ से पूछा जाए कि जो खड़े होकर पहले दिन तकरीर कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा कर देंगे। और भाई तुमने 5 बजट पेश कर लिए, आज मुल्क की तकदीर तुमने बदलनी है, तुम्हारे ही शक्लें हैं मुल्क की तकदीर बदलने वाली। इसलिए जो सर वो चाह रहे हैं ना कि सब सियासी जमातें एक पेज पर हों ताकि तभी मुल्क के हालात में बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। और यार मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का भी कहा जा रहा है, सो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद आके इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तजवीज़ दे रहे हैं कि कराची और गवादर को सूबों की बजाय बराह रास्त विफाक का हिस्सा बनाया जाए। और इससे पहले हम देख रहे थे कि सरदार फैज़ान साहब भी कह चुके हैं कि जो सिंध वाले हैं वो चाहते हैं कि सूबे जो हैं वो पंजाब के होने चाहिए, मजीद सूबे होने चाहिए। और ऐसे में ये वाला बयान जो है इसको असगर चौधरी साहब किस नज़र से देख रहे हैं, और क्या सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं अपने सबसे अहम मौशी मराकज़ को विफाक के हवाले करने की इस तजवीज़ को कबूल करेंगी? जी बहुत शुक्रिया काशा, बड़ी अरसे से ख्वाहिश है वैसे ख़ास करके मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की कि कराची बिलखसूस जो है वो वफाक के हवाले हो। और आपको पता है कि MQM इसके ऊपर पूरी एक तहरीक चला चुकी है और MQM का सबसे बड़ा मुतालबा भी यही है और टकराव भी उनका यही रहता है पीपल्स पार्टी के साथ। और जब भी वो उनके साथ इत्तेहाद में भी शामिल हुए और फिर आपको याद है कि एक फ़ोन आती थी लंदन से और फिर वो इत्तेहाद भी ख़त्म हो जाते थे। तो उनका मुतालबा भी है और इनकी ख्वाहिश भी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप कर लें, बैठ के आप एक फ़ैसला कर लें। आप पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी के सिंध की जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं वो किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। ये आप तो वफाक में के कंट्रोल में लेने की बात कर रहे हैं ना, वो तो वहाँ पर सूबे की तकसीम भी नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं सूबा सिंध जो है वो एक ही रहेगा, बाकी आप पूरे पंजाब को तकसीम कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बलूचिस्तान को कर लें, कोई नहीं है। यही बात अब बलूचिस्तान ग्वादर के हवाले से भी की जा रही है। देखें, वज़ीर दिफा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो इंडिया के हवाले से उनकी बातें होती है बड़ी दबंग होती है और हम उन्हें बड़ी पसंद करते हैं, लेकिन अपने लोगों के मुतल्लिक ज़रा थोड़ी सी दबंग सी बातें ना करें, मेहरबानी होगी। उन्हें चाहिए कि वो एक APC बुलाए, उसमें हुकूमत भी हो, उसमें अपोजिशन भी हो, उसमें पार्लिमान के अंदर की जमातें भी हों, जो पार्लिमान से बाहर हैं वो भी हों, यस मैं इसलिए तो कह रहा हूँ जो बाहर हैं वो भी हों, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, जो कौम परस्त जमातें हैं, चाहे उनका तल्लक सिंध की कौम परस्त जमातें हैं या बलूचिस्तान की हैं, आप उन्हें एक मेज़ के ऊपर बिठाएं, वहाँ पर बैठ के बात करें। आगे ही हमें बहुत से मसाइल दरपेश हैं। तो इतना बड़ा मेज कहाँ से लाएंगे जहाँ सबको बिठा दें? सर बिठाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक हमारी अपनी नीयत साफ नहीं होती, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाए और एक मुत्तफिका कोई फैसला करें। देखिए जो चैलेंजेस आपको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और साथ अब जो खित्ते की सूरत हाल है, जो खलीज की सूरत हाल है, और फिर हमारे अज़ली दुश्मन ने जो 1 साल कबल हमसे शिकस्त खाई थी, अब कहाँ वो क्या कर रहा है वो सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है ना, हम अंधे तो नहीं है ना।
थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए कि हम बजाय तफरीक की जानब जाएं, हम इत्तेहाद की जानब वापस क्यों ना आएँ, हम लोगों को अपने साथ क्यों ना जोड़ें। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अली इमरान साहब, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी प्यारी बातें की हैं। यकीन करें एक मौका पर तो मैं ज़रा चला गया था 2018 से 22 तक। जी मैं इंतहाई अदब और एहतराम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ पर तो बैठ के आज हमें बता रहे हैं कि ये गलत लोग हैं, इनके चेहरे ठीक नहीं हैं, ये बहुत बड़े करप्ट हैं, इनकी IPPs हैं, ये शुगर माफिया है। डॉक्टर साहब जब आप 3 साल इक़्तिदार में थे तो आपके हाथ किसने बांध के रखे हुए थे? एक आम शख्स को तो आप उठा लेते थे, उसे तो जेल में आम पार्लियामेंटेरियन को डाल देते थे। तो ये जो बड़े बड़े अफरीद थे, इनको जेलों में डालने से आपको किसने रोका था? क्यों आप रोके रहे? आप वो नहीं क्यों नहीं कर सके थे? बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि अगर आप उस वक्त नहीं कुछ कर सके थे, हमारे नसीब में अगर यही सब कुछ है, तो आज कौम आपके ऊपर कैसे यकीन कर ले कि कल आप आएंगे और ये सारा कुछ साफ हो जाएगा? और इन बड़े-बड़े माफियाज को नहीं और पकड़ेंगे। वज़ीर बहुत दाखिला शुक्रिया। की बात से मैं इत्तेफाक जी। करता हूँ, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता जब तक काकरोच नहीं आते हैं। जी बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपका पॉइंट सर इस पर आ चुका है। और इस वक्त शकील करार साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर DG ISPR भी यही कह रहे हैं कि बाहर के मसाइल जो उन पे हम तवज्जो बहुत ही ज़्यादा हमारी जानिब से दी जा रही है, लेकिन सर एक और सवाल है मेरा भी कि जब तक हम अपने अंदर के मसाइल जो है उनको हल नहीं करेंगे, तब तक बाहर के एक वक्त वो आएगा कि जब अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो चुके होंगे, सो बाहर वाले भी हमारी किसी चीज़ पर ट्रस्ट करने वाला नहीं है। और ऐसे में DG ISPR सर आज कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर जितनी भी सियासी जमातें हैं सर वो इस वक्त मुत्तफिक है उन तमाम तर चीज़ों से। सो इस पर क्या कहेंगे आप? आकाशा देखें, आप अपने इर्द गिर्द पड़ोसी ममालिक को देख लें, आप यूरोप के छोटे छोटे ममालिक को देख लें, या जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो उनका हुजम छोटा है, उनको उनकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर लें कि पहले उन कौमों ने अपने आप को कौम बनाया और फिर अपने ईमानदार कह लें या मुहिब वतन के क़यादत को चुना, इंतखाब किया उनका, और फिर उस क़यादत ने उस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप ये देखें कि 40 साल मेरे ख्याल होंगे लगभग कि जो सिर्फ मार्शल लॉ में गुजरे हैं। जी तो उस 40 साल को आप थोड़ा सा अगर 10, 12, 15 साल और उसमें ऐड कर लें कि उसके असरात जो है वो चले आ रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि हर सियासी जमात सिर्फ अपने मफाद, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो कारनामे कर रही है जिसकी आपको पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी भी कोने की हुकूमत या सियासी जमातों में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। हमारे यहाँ अब इतनी बेहिसी हो चुकी है सियासी जमातों में कि वो अब अपने लोगों को मरवा कर भी उसकी लाशों पर सियासत करना अपने लिए एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि तो कुछ यह बड़े बंदे मरवाते हैं। तो जिस मुल्क में, जिस सियासी जमात में ये चीज़ पैदा हो जाए कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किसी का खून बहा सकते हैं और खून बहा रहे हैं, तो उससे आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको और इस मुल्क को क्या देंगे, इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या करेंगे? मैं बार बार एक बात करता हूँ काशा कि आप इस बात पर इत्तफाक करें ना करें कि आज भी पाकिस्तान में बुनियादी मसाइल की जो उलझन है, जो उसमें जो गहराई है, उससे आवाम को नहीं निकाला गया और ना निकलने दिया जा रहा है। यही काम अंग्रेज़ करता गया था। अंग्रेज़ से इस बड़े सगीर की आवाम को उनके बुनियादी मसाइल से ही इतना फंसा दिया था कि उससे निकल नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद हमारी उस वक्त की जो कौम थी बड़े सगीर में, उन्होंने अपने तौर पर सूखी रोटी खाई थी, लेकिन अपनी मुल्क को, अपने इलाके को बचाने के लिए अंग्रेज़ जो उस वक्त फुल पावर में था उससे टकरा गए थे। चाहे जितनी भी ताकत थी, जितना भी आपका जोर था, लगाया था। आज क्या है? आज हमारे हुक्मरान बेहिस, हमारी कौम बेहिस। ना हुक्मरान कुछ कर रही है, ना आवाम उससे पूछ रही है। जिस दिन इस मुल्क में आवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल आई, तो फिर सियासतदान आप यकीन माने कि आपको इस मुल्क के दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आएंगे। अवाम आटा तलाश करे सर, या उनके पीछे फिरे, उनसे पूछे। जी बिल्कुल, मतलब तो अपने आटे की फिक्र है। आज भी देखे ना, इतना उलझा दिया ना, इतना उलझा दिया चीजों में कि आज तक देखे ना इन्होंने क्या किया कि पहले कहते थे कि हम पेट्रोल की कीमतें, आप मासी देखे ना आज से 20-30 साल पहले, तो जब बजट आता था उस वक्त पेट्रोल बढ़ता था और उस वक्त यही बात ज़हन में होती थी, यार हो बजट आ रहा है यार, पेट्रोल बढ़ेगा, पता नहीं कितना बढ़ेगा, कितनी महंगाई आएगी। और अब तो पर डे कर दिया उन्होंने आपको इस नहज से पहुंचा दिया कि अब पेट्रोल की कीमतों आप पूछते रहिए थे कि यार आज क्या प्राइस है, आज क्या प्राइस है। आपको इतना उलझा दिया है पेट्रोल की कीमतों में, 2 वक्त की रोटी में, पीने के साफ पानी में,
तालीम में सेह में इतना आपको उलझा दिया कि अब आपके पास सोचने के लिए, कुछ और सोचने के लिए वक्त बचा ही नहीं है। एक्जैक्टली यही चीज़ है सर, यही तो बात उस कौम की तरक्की कौन करेगा? जैसे अवाम में वैसे लीडर हुक्मरान है, तो आप इस अवाम से, हुक्मरान से क्या तो रहे हैं? पहले आप अपनी अवाम को कहें कि खुदारा अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, नहीं उठाएंगे और छठो सालों की ये हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें अपनी आप की परवाह नहीं है, सर। आप अपने समझ रहे बच्चों हैं की परवाह कि नहीं है। वो वक्त है जिसमें कहा जाए कि अब कोई फिक्र नहीं है। ये बात सर, फिक्र है। मायूसी की नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है, हकायक है कि इस मुल्क में जब एक वक्त था कि जब यहाँ पर 800 की आटे की बोरी 20 किलो की 1500, 2000, 3000 की बोरी केपीके में बिक रही थी ब्लैक पे। टोयोटा हाईएस में एक आटे की बोरी 20 किलो की छुपा के, पाँव के नीचे छुपा के उसको ले जाते थे यहाँ से। वो वक्त भी आपने गुजार दिया, वो वक्त भी देख लिया। तो यहाँ पर आप 10,000 की बोरी भी कर दे तो आवाम ने खा लेनी है, ले लेनी है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। और अली इमरान साहब, आपकी तरफ सर आना चाहूँगी। आज डीजी ISPR ने कुछ निज़ाम की तब्दीली की सर बात किया। वो कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात जो है वो हल नहीं हो सकते हैं। सो निज़ाम की तब्दीली पर सर इस चीज़ को आपको शायद समझते हैं कि उनकी जानिब से इस तरह की बातें जो है वो अब की जा रही हैं? देखिए आकाश, बातें करने का तो आप जितनी भी कर लें, आपको कोई रोक नहीं सकता। डीजी ISPR साहब की बात कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है कि गुड गवर्नेंस तो तभी आ सकती है कि जब ठीक लोग निज़ाम में बैठे होंगे, लेकिन गुड गवर्नेंस लाने के जो जुज हैं और जो जुज अडॉप्ट करते हुए आप उस गुड गवर्नेंस के लिए लोग लेकर आएंगे, वो क्या है? देखें, जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देंगे, रियल पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको स्पेस नहीं देंगे, उस वक्त तक सिस्टम में बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सियासत करने की स्पेस देते हैं। जब वो सियासत करते हैं तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं और फिर इलेक्शन के बाद जो एक आप काबीना बनाते हैं, जो लोग असेंबलीज में लेकर आते हैं, वो लोग सिस्टम को गवर्न करते हैं। अब अगर आप गुड गवर्नेंस चाहते हैं तो पहले आपको ये सोसाइटी अंदर जो है को दूर करने के लिए आप नए चारे लाने पड़ेंगे। मैं बार बार ये बात सुन रहा हूँ कि मौसम नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो बनाने की जरूरत है, यानी मजीद सूबे बनाने की जरूरत है। आकाशा, मुझे आप ये बात बताएं कि अगर आप एक तरफ से आप ये कहते हैं कि हमें मजीद छोटे सूबे बनाने और सूबे बनाने की जरूरत है, और अगले सांस में आप ये बात करते हैं कि ये अपना वक्त पूरा करेगी। आकाशा, मुझे ये बताएं कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली पहले फेल कर चुके, जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, अगर आप उन लोगों को साथ रखकर छोटे यूनिट्स बनाएंगे और उन्हीं छोटे यूनिट्स में फिर कौन लोग आएंगे? उन्हीं के क्रोनीज आएंगे, उन्हीं के हमायत याफ्ता लोग आप लेकर आएंगे। सर, आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को साथ रख के, तो क्या वो ये दोनों पार्टीज जो हैं, PMLN हो गया, पीपल्स पार्टी होगी, वो कभी इस चीज पर मुत्तफिक होगी, कभी राजी होंगे? वो नहीं हो सकते सर। देखें आकाशा, जो राजी करवाने वाले हैं ना, जब वो राजी करवाना चाहेंगे ना तो ये बिल्कुल राजी हो जाएंगे। आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चूं भी कर जाएं। आपने देखा कि जब पिछले 4 साल से, देखिए आकाशा, PTI का इस पे क्या मौकिफ है? PTI का इस पे क्या मौकिफ है? क्या आप नए सूबे चाहते हैं? हमारा बड़ा सीधा साधा मौकफ है आकाशा, इस मुल्क में फेयर एंड इलेक्शन करवाए जाएं, एक नई सियासी हुकूमत आए, वो किसी की भी हो, वो अगर लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, मुस्लिम लीग नीन को देते हैं या PTI को देते हैं, एक बिल्कुल आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। जो अवाम के नुमाइंदे हुकूमत में आते हैं, आप उनके साथ बैठकर बात करें और ये बताएं कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटों की हमें जरूरत है, यानी सूबों में से मजीद सूबों की हमें जरूरत है। डॉक्टर साहब, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए बंदे कहाँ से लेकर आए? कौन आगे साफ और शफाफ इलेक्शन कराएगा? सर हाँ, ये देखिए, ये बड़ा वैलिड सवाल आपने किया। देखिए, अब इलेक्शन शफाफ करवाने के लिए आपकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि ये पिछले 75 सालों में ये हमेशा से जो इलेक्शन थे ये रिग होते रहे। हर जो सियासी पार्टी आई उसके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगा, लेकिन आपने ये देखना है कि मजमूई तौर पर क्या वो इलेक्शन जो थे वो अवाम की अमंगों के मुताबिक थे, तो लोग उसको ऑन कर लेंगे। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा 8 फरवरी 2024 को जीती, तो पूरे मुल्क में आपको नजर आया कि एक सियासी जमात जीती है, और 8 फरवरी 2024 से लेकर आज तक आप आकाशा देख लें, ना इस मुल्क की इकॉनमी खड़ी हो सकी, ना ये पाकिस्तान में जो बदअमनी और दहशतगर्दी है उसको रोका जा सका, और ना ही पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई माशी तरक्की आई। और आपने ये देखा कि इस हुकूमत ने करप्शन के जो रिकॉर्ड तोड़े, ये तो जब ये जाएंगे तो आपको पता लगेगा। आज भी नैब के अंदर जो फाइलें हैं उनके ऊपर से धूल साफ इसलिए की जा रही है कि अगर ये तो सर, अगर आने वाले वक्त में आपकी हुकूमत आ जाती है तो क्या आप सवाल करेंगे? इनका एहतसाब होगा? आकाशा, इस दफा हम सिर्फ सवाल और एहतसाब
की बात नहीं करेंगे, आपको इत्तेसाब होता नजर आएगा। इसलिए कि पिछली दफा भी जो मैं ये खुल के बात बता देता हूँ कि जो बाजवा साहब थे उन्होंने हर चीज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान को रोके रखा और शायद इत्तेसाब उस तरह ना हो सका। लेकिन पार्टी के अंदर आज भी जो असगर चौधरी साहब ने बात की है, देखिए आकाशा, हमने उस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो थे वो चीनी के स्कैंडल में आए तो उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया और उस अलीम खान साहब हमारी दौरे हुकूमत में जो है वो जेल में थे। देखिए ऐसी बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मजबूरी तौर पर देखें तो आपको हर वो शख्स जो हुकूमत का हिस्सा था बाद में वो छोड़ के चले गए या प्रेस इमरान साहब, ये भी तो इल्जाम है ना कि इमरान खान से मुलाकातें कराने के लिए आपके बहुत से लीडरों ने करोड़ों रुपए लिए, हर मुलाकात को 2-4 करोड़ रुपए रेट मुकर्रर किया गया था। अब देखें शकील करार साहब, इस बात का जवाब तो ये मैं दे सकता हूँ। देखिए शकील भाई, आप भी समझते हैं कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। क्या वजीर आजम इमरान खान एक शख्स क्या इतने करोड़ लोगों पे नजर रख सकता है कि कोई क्या कर रहा है? अब कोशिश तो ये की जाती है। आपने पहले भी तस्लीम किया, इसको वाज़ेह तौर पे नाम लेके तस्लीम करे कि हाँ हमारी गलती थी कि हमने इन लोगों को लेकर आए और इन लोगों की सलाहियतों पे हमने हमारा जो एक वो था आइडिया था या एक ख्याल था वो बड़ा गलत था। जैसे असद उमर है, फवाद चौधरी है। देखें वजीर आजम इमरान खान के आज भी आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर जो क्लिप्स चल रहे हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने मेरे से कुछ गलतियां हुई। देखें गलती कर लेना बड़ी बात नहीं होती, गलती को मानना बड़ी बात होती है कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने गलतियां की हैं, तो उसकी वजह से आज जो आप बैठकर अगर कोई बात करते हैं या लोग बात करते हैं तो उसको तस्लीम करते हैं। अगर वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जो मेरी तवक्कुआत इन लोगों से थी वो पूरी नहीं कर सके और मुझे नहीं पता था कि लोग इतने केपेबल ही नहीं है चीजों को हैंडल करने के लिए। देखिए शकील करार साहब, आप ये समझते हैं कि एक शख्स ने खुद अपनी पार्टी बनाई और उसका वज़ीर आज़म बना, उस दरमियान 30 साल का वक्त था, उसमें उसने स्ट्रगल की। लेकिन शकील करार साहब, मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको इस कौम ने उसको मौका दिया था, आपको उसको मौका देना चाहिए। जो शख्स अपने ताई इस पाकिस्तान की आवाम की सदका और खराब के पैसों से अगर अस्पताल खड़ा करके गरीबों का इलाज करवा सकता है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी मियां वाली के अंदर बना सकता है जिसकी डिग्री ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड देती है, तो मेरे ख्याल से ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन की इस मुल्क को जरूरत है। कभी हम ये देखें, अब आप मजीद इस सिस्टम को ड्रैग नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान 60% जो नौजवान है इस मुल्क के, वो आप इन सियासी हुकूमतों की तरफ देखते हैं कि ये हमारे लिए माशी जो असूदगी है उसको लेकर आएंगे, ये हमारी नौकरियों को बंदोबस्त करेंगे, ये मुल्क में इंडस्ट्री लाएंगे। आप देखिए मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि ये बातें, ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। अब वही नौजवान जो है उसको रोजगार के मौके जो है चाहिए जो कि आप नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सरदार फैजान, आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर नौजवानों की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अब जो 2000 कहा जाता है ना कि 2000 आपको दिए जाएंगे या उसके साथ साथ उनको लैपटॉप्स जो दिए जाते हैं, तो बात उससे अब बढ़ चुकी है। अगर यही लोग बाहर आ गए और सड़कों तक आ गए तो हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। सो ऐसे में सर केपीके के जो साबिक मुशीर है बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार ना मिला तो सड़कों का एहतजाज पार्लियामेंट और अदालतों का मुतबादिल बन जाएगा। क्या सर समझते हैं कि वफाकी हुकूमत नौजवानों के इस मौशी गुस्से को बर वक्त कंट्रोल करने के लिए कोई वाज़ेह रोड मैप रखती है या ये खतरा मजीद आगे चल के बढ़ता ही जाएगा? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने अपनी कौम के जो नौजवान हैं उन्हें हमने वो बेगर्स जो है वो बना दिया है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी है, हम अपने नौजवानों को भी ये बना रहे हैं। बस एक लैपटॉप दे दिया, 2-4 हज़ार रुपए दे दिए, स्कूटियां दे दी, ये चीजें दे दी। आपने नौजवानों को रोजगार देना है, आपने नौजवानों के मुस्तकबिल बनाना है, कारोबार के मौके उन्हें फराहम करने हैं ताकि वो आप लोग उन्हें कुछ मत दें, वो अपने लिए खुद ही उनके अंदर खुद मुख्तारी हो और वो खुद ही जाके वो चीजें जो हैं वो खरीदें। आप लोग उन्हें क्यों दे रहे हैं? हुकूमतों का काम ये नहीं है। हुकूमतों का काम ये है कि आप नौजवानों के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करें उन्हें, क्योंकि पाकिस्तान में 60 से 65% आबादी जो है वो नौजवानों की है, यूथ की है, और हुकूमत के दिल में एक डर और खौफ जो है वो बज़ाहिर तौर पर नजर आ रहा है। और ये मोहसिन नकवी साहब की तकरीर में भी ये डर और खौफ जो है वो सामने आया है कि अगर ये काकरोच उड़ गए तो ये तमाम चीजें जो हैं वो उलट देंगे। तो ये खैर मुझे बज़ाहिर तौर पे ऐसे कुछ फिलहाल नजर नहीं आता पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो इतनी ज्यादा एक मुतहद हो के वो बाहर निकलेगी और वो ये तमाम चीजें जो हैं वो मलियामेट कर देगी। इस टाइम पे जो डिबेट्स चल रही हैं वो इस्लामाबाद के ऐवानों के अंदर
कुछ नेशनल गवर्नमेंट की बातें भी जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें पीटीआई को भी साथ में मिलाने की बातें जो हैं वो जारी हैं कि मतलब एक हाँ, ये नेशनल नया चूरन गवर्नमेंट लेकर आए बनाई हुए जाए। हैं। बस ये देखें, चाहे नया चूरन है जो भी है, लेकिन बातें कुछ इस तरीके से चल रही हैं कि पीटीआई को भी साथ में ला दिया जाए ताकि कोई इनके खिलाफ हाँ, ताकि कोई बात आवाम ना का करे। सारे मिलकर रगड़ा और ये- निकाले ना। नहीं फिर कोई बोल नहीं पाएगा ना पीटीआई जब बस- साथ होगी। भाई बहुत बड़ी अवामी जमात है। हाँ, चलें, अच्छा, आप आपको सब लोग तज़िया ये या- मानते हैं कि पीटीआई एक बहुत बड़ी अवामी जमात है जिसको जीबी के इलेक्शन में किस तरीके से हरवाया गया, कश्मीर जी। के इलेक्शन से उन्हें बाहर किया गया, 8 फरवरी के पाकिस्तान के इलेक्शन। चलें, आपके जो सवाल है असल इशू से हम हट रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में ये निज़ाम जो है, अगर हम देखें 11 साल जो है वो अयूब खान की हुकूमत या मार्शल जो है उन्होंने लगाया, यहिया खान का 3 साल रहा, ज़ियाउल हक का 11 साल रहा, मुशर्रफ का लगभग 9 साल रहा। जी तो उसके बाद 2008 के बाद हमने देखा है कि एक जमहूरी निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो इतने टाइम में ये निज़ाम जो है ये किसके कंट्रोल में रहा? एक 2-2.5 साल जो है, 3 साल वो इमरान खान को बीच में दिए गए, जिसमें 2 साल जो है वो कोरोना के रहा और तमाम चीजों का जो मलबा है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाता है कि उनकी वजह से ये तमाम चीजें जो हैं वो नहीं चल पा रही। लेकिन जब 2008 से 2026 तक आप लोगों के पास 8 से लेके 13 तक जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 13 से लेके 18 तक जो है वो नून लीग की हुकूमत रही और फिर 23 से लेके अभी 26 तक जो है वो फिर नून लीग की हुकूमत है। तो इन तमाम अदवार में, इन तमाम टाइम में जी जो जमहूरियत को सही तरीके से चलने क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए भी एक मतलब कश्मीर में तो आप लोग कमीशन बना देते हैं, इसके लिए भी एक कमीशन बनाई जाए कि वहां पे जो मसाइल जो हैं जो खड़े हुए और जो मसाइल के लिए कमीशन बनाई गई, तो ये मसाइल किन की वजह से आकाश साहब सामने से आए? एक बहुत चीज़ शुक्रिया। है, मामूली सी। बनाई जाएगी। देखिए सारे निज़ाम हमने देख लिए, ये जो जमहूरियत 2008 देख ली, तक की चले, आमिलियत देख ली। फैजान साहब? है, इसके लिए भी एक कमीशन बनाई चले जाएगी। फैजान साहब फैजान साहब, तरफ बहुत शुक्रिया कि सर, बहुत सच्चाई शुक्रिया, के- आपका पॉइंट आ सच्चाई चुका के है। साथ अगर आकाशा जी। हम एक मर्तबा सिर्फ आइन के ऊपर चल के देख लें तो शायद कुछ बेहतरी नहीं कुछ बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का पॉइंट जो है वो आ चुका है। फिर आखिर में एक सवाल जो है अवाम के लिए बचता है कि क्या हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो लोग हैं, एक आम जो पाकिस्तानी है, क्या वो इस जमहूरी निज़ाम से सेटिस्फाइड है भी या नहीं। उसके साथ साथ कुछ काकरोचेस के हवाले से भी जो बात हो रही थी। सो अगर ये काकरोचेस इकट्ठे हो गए तो सब कुछ उलट सकता है और नौजवानों को रोजगार की फराहमी में नीयत दुरुस्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी तनाजुर में इस सख्त इस्तिलाह का इशारा किस तरफ है और क्या मौजूदा पॉलिसियां मुल्क को इस मुतवक्के इंतशार से बचा सकती हैं, ये तो आने वाले वक्त पर भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर इमरान साहब, शकील करार साहब, सरदार फैजान साहब और असगर चौधरी साहब। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।